व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग हुई है। हमलावर अंदर घुसना चाहते थे और अंदर डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे। सवाल यही है कि डोनाल्ड ट्रंप का आखिर दुश्मन कौन है, किसने यह हमला करवाया, क्या मोटिव था। बड़ी खबर आपको बता दें, यह बड़ी खबर है जो अमेरिका से व्हाइट हाउस के बाहर भीषण गोलीबारी हुई है। 15 से 20 राउंड गोलियां चली हैं। सीक्रेट सर्विस ने एक हमलावर को मार गिराया, दूसरा हमलावर घायल हुआ है। सीक्रेट सर्विस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। ये देखिए आप, जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त की तस्वीरें और आपको गोलियों की आवाज भी सुनाई देगी। सुनिए आप जरा। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। व्हाइट हाउस के बाहर गोलीबारी, हमलावर अंदर घुसना चाहते थे। व्हाइट हाउस के गेट नंबर 17 के बाहर गोलीबारी हुई है और इस गोलीबारी में एक शख्स, एक राहगीर जो वहां से गुजर रहा था, वो घायल हुआ है। दो तस्वीरें आपके सामने। जैसे ही गोलीबारी हुई इसके बाद सीक्रेट सर्विस एक्शन में आई। दो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और व्हाइट हाउस पर हमला करने वाले की तस्वीर सामने आई है। जिसने हमला किया उसकी तस्वीर, हमलावर की पहचान नासिर बेस्ट के तौर पर हुई है। हमलावर की उम्र 21 साल बताई जा रही है। ये देखिए तस्वीर, हमलावर का नाम नासिर बेस्ट। नासिर बेस्ट की ये तस्वीर है आपके सामने और नासिर बेस्ट की उम्र 21 साल बताई जा रही है। ये वही हमलावर है जिसने व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग की। बड़ी बात यह है कि 30 दिन के अंदर दूसरा फायरिंग का यह मामला सामने आया है। इससे पहले हिल्टन होटल में व्हाइट हाउस का सालाना कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे। वहां पर भी एक शख्स ने फायरिंग की थी और अब एक बार फिर से जब डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर मौजूद थे तो फायरिंग का मामला सामने आया है। हमलावर की यह तस्वीर आपके सामने। नासिर बेस्ट नाम बताया जा रहा है। नासिर बेस्ट की उम्र 21 साल है और इसी ने फायरिंग की है। और देखिए, इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताएं। फायरिंग जो हुई है वो भारतीय समय के मुताबिक सुबह 4:30 बजे हुई है। हमलावर पहले व्हाइट हाउस के गेट पर घूम रहा था। 17वीं स्ट्रीट नॉर्थ वेस्ट पर घूमते हुए हमलावर को देखा गया था और उसके बाद उसने चेक पॉइंट पर गोलीबारी की। बताया जा रहा है इसने बैग में बंदूक छिपा कर रखी थी और उसके बाद ये बंदूक निकालता है और गोलीबारी करना शुरू कर देता है। अभी फिलहाल एक हमलावर के बारे में जानकारी है जिसका नाम नासिर बेस्ट बताया जा रहा है। 21 साल का है नासिर बेस्ट जिसने फायरिंग की। लेकिन जो शुरुआती खबर आई इसमें बताया गया था कि दो हमलावर थे, दोनों को धर दबोचा गया, एक को ढेर कर दिया गया। और फायरिंग पर सीक्रेट सर्विस का पहला बयान भी सामने आया है। पेंसिल्वेनिया एवेन्यू के पास हमला हुआ है। बैग से निकालकर फायरिंग करने लगा हमलावर। सीक्रेट सर्विस के जवानों ने तुरंत एक्शन लिया। गोलीबारी में एक राहगीर को गोली लगी। फायरिंग के वक्त व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे। हमें 17वीं स्ट्रीट और पेंसिल्वेनिया एवेन्यू NW के पास गोलीबारी की सूचना मिली, ये टीम की तरफ से बताया गया है। तो जवान तुरंत, सीक्रेट सर्विस के जो जवान हैं वो एक्शन में आए। उनकी तरफ से हमलावर को पकड़ने की कवायद शुरू की गई। देखिए, दो हमलावर हैं, उनमें से एक हमलावर की पहचान हो गई है जिसका नाम नासिर बेस्ट बताया जा रहा है, जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हालांकि दूसरे शख्स की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। और देखिए, जो हमला हुआ है आखिरकार ये हमलावर का मोटिव क्या था, कहां से इसका कनेक्शन था, तमाम जो बातें हैं अभी फिलहाल वानी बाकी है। लेकिन हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव सर जुड़ चुके हैं एज ए डिफेंस एक्सपर्ट, और भरत बराई जो कि अमेरिका से इस वक्त हमारे साथ लाइव है, प्रोफेसर, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े। और सबसे पहले भरत बराई सर, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगा। आपके पास क्या खबर आ रही है? बताया जा रहा है कि लोन वुल्फ अटैक हो सकता है, अभी ये कुछ भी हो सकता है। अभी तक की जो खबरें हैं उसके बाद आपको क्या लग रहा है? ऐसा था कि अमेरिका में गन कंट्रोल नहीं है, तो कोई भी आदमी वॉल्मार्ट या कोई स्टोर पर जाकर गन खरीद लग सकता है
गोली खरीद सकता है और अपने आप गोलीबारी करने के लिए मजबूर करते हैं, तो ये ऐसा हो जाता है। उसका मकसद क्या था, वो क्या कर रहा था, वो तो मालूम नहीं है। लेकिन ट्रम्प साहब के दुश्मन भी काफी है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उसमें भी ट्रम्प साहब के काफी विरोधी हैं। तो इनका कोई ईरान से संबंध था, मालूम नहीं है, कोई पैलेस्टीनियन से संबंध था, मालूम नहीं है, या कोई डोमेस्टिक प्रॉब्लम था, वो तो मालूम नहीं है। लेकिन ये लोग जानते नहीं। 2023 में व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर था, तब मैं गया था। उनको मालूम नहीं है कि कितने चेक पॉइंट होते हैं, तब आप व्हाइट हाउस में पहुंच सकते हैं। तो ऐसे आप चेक पॉइंट पर पहुंच जाओ, सीक्रेट सर्विस के सामने गोलीबार करो, तो उनका जो नतीजा हुआ कि उसको मार दे गिराया गया, वैसा ही नतीजा मिलेगा। हाँ, उनको लगता हम कर देंगे, लेकिन वो कुछ हो नहीं सकता है। जी बिल्कुल। और अब जांच की जा रही है हर पहलू से, क्या कनेक्शन है, क्योंकि इससे पहले भी 2-3 मामले सर सामने आ चुके हैं। कल की बात करें तो इवांका ट्रम्प की हत्या की साजिश रचने वाले शख्स को पकड़ा गया है। एक और बड़ी खबर है, फायरिंग के वक्त व्हाइट हाउस में मौजूद थे रिपोर्टर। न्यूज चैनल्स के कैमरों में रिकॉर्ड हुई गोलियों की आवाज। गोली चलने की आवाज आने पर रिपोर्टर कैमरे के पीछे छिपी। अब आपको कुछ तस्वीर भी दिखाएंगे। ये देखिए तस्वीर, जब ये फायरिंग की घटना हुई उस दौरान रिपोर्टर व्हाइट हाउस में मौजूद थी, रिपोर्ट बना रही थी, लेकिन अचानक से फायरिंग होती है और ये देखिए कैसे ये रिपोर्टर कैमरे के पीछे छिपने की कोशिश करती है। और अब ध्यान से सुनिए, गोलियों की आवाज, फायरिंग की आवाज भी इन तस्वीरों में दिख रहा है, कैसे रिपोर्टर डर रही है, साथ ही गोलियों की आवाज भी सुनी गई। और इस शूट आउट का एक और वीडियो कैमरे में जो कैप्चर हुआ वो आपको दिखाते हैं। न्यूज चैनल के कैमरे में ये वीडियो कैद हुआ, रिपोर्टर जान बचाने के लिए छिपता हुआ नजर आया। शूट आउट के बाद मच गई अफरा तफरी। ये देखिए आप, अंदर पत्रकार मौजूद थे और जैसी फायरिंग की आवाज तो भगदड़ मच गई, खुद को बचाने की कोशिश। देखिए और सुनिए आप। व्हाइट हाउस लेकिन अब इस शूट आउट के बाद कई सवालों के घेरे में है। ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या व्हाइट हाउस पर अब सुरक्षा व्यवस्था उतनी नहीं है। व्हाइट हाउस के गेट नंबर 17 के बाहर ये फायरिंग घटना हुई, नंबर 17 के बाहर ये हादसा होता है और फायरिंग इतनी जबरदस्त थी कि वहां रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकार सहम उठते हैं, जिनकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज की ऐसी दहशत थी कि वहां मौजूद सभी लोग इधर उधर अपनी जान बचाकर भागते हुए दिखाई देते हैं। बताया जा रहा है कि 20 से ज्यादा राउंड की फायरिंग हुई और 2 हमलावर गोली चला रहे थे। सीक्रेट सर्विस ने गोली चलने के चंद सेकंड बाद ही दोनों हमलावरों को काबू में कर लिया और इनमें से एक की पहचान हो गई है। और रिपोर्टिंग कर रही रिपोर्टर की आंखों देखिए, आपको बताते हैं व्हाइट हाउस के बाहर अचानक से गोलियां चलने लग गई। हमले के वक्त वहां पर काफी लोग थे मौजूद। हमलावर ने सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर गोलियां चलाई। यूएस सीक्रेट सर्विस के चेक पॉइंट पर अधिकारी तैनात है। ये देखिए आप, एक और महिला रिपोर्टर आपको नजर आ रही। व्हाइट हाउस कॉम्प्लेक्स के नॉर्थ लॉन को पूरी तरह से खाली कराया। तो ये देखिए 3 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर और ये आपको वो मोमेंट कैप्चर करा रहे हैं जब अंदर से रिपोर्टिंग चल रही थी और ये सारा जो खौफ है वो कैमरे में कैप्चर हुआ। पहली तस्वीर देखिए, एक महिला पत्रकार आपको नजर आ रही रिपोर्टिंग करती हुई, और तभी जैसे उसने गोलियों की आवाज सुनी तुरंत वो खुद को छिपाती नजर आ रही है, बचाती। और एक और आपको रिपोर्टर नजर आ रहा है जो कि रिपोर्टिंग कर रहा था और साथ में कुछ और लोग भी आपको नजर आ रहे हैं वहां पर भागते हुए। और एक और जो महिला रिपोर्टर है वो किस तरह से काफी कंफ्यूज में नजर आ रही कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो सवाल भी पूछती कि क्या है, ये हुआ क्या है। बिल्कुल, ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहे थे, व्हाइट हाउस में मौजूद थे, उसी दौरान फायरिंग होती है और कैसे ये सभी दहशत में आ जाते हैं। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच सर, पहले डोनाल्ड ट्रंप का कई कार्यक्रमों को रद्द करना, अपने बेटे की शादी में वो नहीं गए, फिर इवांका ट्रंप की हत्या की साजिश के बारे में खुलासा होता है, पर्दाफाश होता है। इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ उन्होंने बैठक भी की थी ईरान को लेकर, फिर व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग होना। अगर इन सभी घटनाओं को जोड़कर देखा जाए तो कैसे समझ सकते हैं? हाँ देखो, एक बात तो सच्चाई है, कहीं ना कोई थ्रेट तो बड़ी है प्रेसिडेंट की, और व्हाइट हाउस के नज़दीक फायरिंग होना कोई अच्छी सिक्योरिटी का नज़ारा नहीं है। ये 17 चेक पॉइंट पे जहाँ पर फायरिंग हुई है
सुनने में ये आया एक 22 जो स्टैंडर्ड था वो भी इंजर्ड हुआ है, एक जो सस्पेक्ट था उसको मार गिराया है और एक को दबोच लिया है। तो 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी सच्चाई है कि अमेरिका के अंदर हथियार देना कोई मुश्किल नहीं है। जो वहाँ पर आपके गन लॉबी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहे डेमोक्रेट्स आए रिपब्लिकन आए, आज तक उनको रोक नहीं पाए क्योंकि वो इलेक्शन के अंदर पैसा देते हैं। तो ये सच्चाई है, वहाँ पर हथियार को प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। क्या ये लॉन वॉल्फ ऑपरेशन था या ये बड़ी साजिश है, इसका तो पता बाद में लगेगा, मगर ये सच्चाई है कि ये भी नहीं कह सके कोई सिक्योरिटी चूक है, क्योंकि 17 जो चेक पॉइंट है ये काफ़ी दूर है। ये जो सीक्रेट सर्विस की जो प्रोटेक्शन है वो मल्टी लेयर्ड है, वो ये नहीं है कि सिंगल लेयर्ड है। कम से कम 5 से 6 लेयर होती है, तो जाना बड़ा मुश्किल होता है। मगर ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से अब लड़ाई के बादल मंडरा रहे हैं, जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लड़के की शादी को भी पोस्टपोन किया है, जिस प्रकार से अब ऐसा लग रहा है कि अगर बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला तो लड़ाई हो सकती है, अमेरिका और इजराइल दोबारा हमला कर सकते हैं ईरान पे। क्या ये इसके साथ कनेक्टेड थी या इसकी कोई और वजह है, ये तो इन्वेस्टिगेशन होगा तभी पता चलेगा। मगर वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी को देख के तो सभी कहते हैं कि एक प्रकार से बहुत ही टाइट होती है, मल्टी लेयर्ड है, और ऐसा हादसा होना ये एक बिल्कुल श्रीवास्तव, तो क्या एक और सिक्योरिटी लैब्स और इसके बाद ये सब कुछ हुआ? क्योंकि इससे पहले हिल्टन होटल में तो हमने देखा ही था कि कैसे जो हमलावर था वो पहले से वहां पर मौजूद था और फिर वो ताबड़तोड़ फायरिंग करता हुआ नजर आया था। एक और बड़ी खबर का इससे जुड़ी हम रुख कर रहे हैं और देखिए आप तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से व्हाइट हाउस के गेट नंबर 17 के बाहर फायरिंग हुई है। पेंसिल्वेनिया एवेन्यू बताया जा रहा है जहां पर यह फायरिंग हुई है। तो आप देखिए अभी तक की जानकारी है कि एक जो हमलावर है उसको ढेर कर दिया गया, नासिर बेस्ट हमलावर का नाम बताया जा रहा है। तो राष्ट्रपति ट्रंप पर कब कब हमला हुआ इससे पहले यह भी आप जानिए, क्योंकि इस बार भी यह कहा जा रहा है कि जो हमलावर है उसके निशाने पर डोनाल्ड ट्रंप ही मौजूद थे। 13 जुलाई 2024 पेंसिल्वेनिया में फायरिंग हुई और गोली डोनाल्ड ट्रंप के बिल्कुल कान के पास से निकल गई। सीक्रेट सर्विस ने अभियुक्त को तुरंत मार गिराया था। 15 सितंबर 2024 फ्लोरिडा में गोल्फ क्लब के बाहर गोलीबारी, घटनास्थल के पास ही डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे और अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल। और 26 अप्रैल 2026 की बात करें तो वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में फायरिंग, याद होगा आपको, ये 30 दिनों के अंदर दूसरी घटना है, क्योंकि इससे पहले वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में फायरिंग होती है। डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वैंस होटल में मौजूद थे, उन्हें सीक्रेट सर्विस के जवान सुरक्षित स्थान पर लेकर गए। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। सीक्रेट सर्विस ने अभियुक्त को पकड़ लिया था, एक शख्स था जिसने फायरिंग की थी। एक और बड़ी खबर यह कि व्हाइट हाउस के गेट नंबर 17 के बाहर फायरिंग हुई। गेट नंबर 17 के बाहर यह फायरिंग का मामला आया है और व्हाइट हाउस के अंदर घुसना चाहते थे दोनों हमलावर। इन दोनों हमलावरों में से एक हमलावर की पहचान हो गई है, दूसरे हमलावर की भी पहचान की जा रही है। सीक्रेट सर्विस ने हमलावरों को अंदर घुसने से रोका। गेट नंबर 17 के पास ही हमलावरों को दबोच लिया गया। शूटआउट के दौरान राहगीर को भी गोली लगी है। जब फायरिंग की जा रही थी, शूटआउट हो रहा था, उस दरमियान राहगीर को भी गोली लगी है, ये भी खबर मिल रही है। और देखिए आप शूटआउट के वक्त व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे, अंदर बैठक हो रही थी और कहा यह जा रहा है कि ईरान के मुद्दे पर ट्रंप कर रहे थे बहुत अहम बैठक। राष्ट्रपति ट्रंप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, यह बताया गया है। ट्रंप को दी गई शूटआउट की पूरी जानकारी। तो ईरान की हिट लिस्ट में डोनाल्ड ट्रंप का परिवार है क्या? क्योंकि इवांका की हत्या का प्लान भी बनाया गया था, जिसकी जानकारी कल ही मिली। कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने के लिए साजिश रची गई। मोहम्मद बाकिर अल-सादी नाम के शख्स को पकड़ लिया गया, जिसके पास से इवांका के घर का नक्शा भी मिला है। बाकिर अल-सादी के पास से इवांका के घर का मैप मिला। अब देखिए मोहम्मद बाकिर अल-सादी के घर से और कई सबूत मिले हैं। सादी ने इवांका के घर का नक्शा भी बाकायदा पोस्ट किया था, सोशल मीडिया पर धमकियां दी थी। इवांका के घर की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, ट्रंप के घर को जलाने की धमकी भी दी। अब कौन है बाकिर अल-सादी, ये भी आप जानिए।
ईरानी फौज IRGC का ट्रेंड सदस्य है। लंदन में 2 यहूदियों की हत्या भी की गई थी, यानी कि ट्रेंड है। बेल्जियम में यहूदियों के बीच धमाका भी किया था, ये भी जानकारी मिली है। यूके बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन में आगजनी भी इसने किससे पहले। टोरंटो में US काउंसलेट पर गोलीबारी की, यानी कि जो आपराधिक उसका रिकॉर्ड है अल-सादी का, वो पहले से था। और देखिए भारत बड़ा सर, देखिए इसके बाद सवाल उठना लाजमी है कि कल ये खबर पूरी दुनिया में सनसनी मचा रही थी कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप की जो बेटी इवांका है उन पर हमला होने वाला था। अल-सादी जिसका हमने जिक्र किया, IRGC से उसका कनेक्शन। क्या आज ये जो गोलीबारी हुई है इसमें आपको ईरान कनेक्शन नजर आ रहा है क्या? मैं तो नहीं बता सकता कि उनका कोई हाथ है, लेकिन हो सकता है, क्योंकि ईरानियन सारी दुनिया में टेररिज्म तो कर रहे थे। हज़बुल्लाह हो, इस्लामिक जिहाद हो, हमास हो, हुथी हो। उन्होंने पहले अर्जेंटीना में जो यहूदी सेंटर था उसके पर भी धमाका किया था और काफी लोगों को मार डाला था। तो ये ईरानियों का मानता है कि उनका हाथ हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन बताएगा कि ये आदमी जो है उसका ईरानियन से कोई संबंध था या नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल सर, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सच सामने आएगा कि आखिर इसके पीछे कौन है और ये जो फायरिंग की घटना हुई है मकसद क्या था। एक और खबर ये कि फायरिंग के बाद FBI चीफ कैश पटेल ने बयान दिया है। सीक्रेट सर्विस के साथ FBI भी मौके पर मौजूद। कैश पटेल की तरफ से बताया गया हमलावरों को काबू में किया गया है, शूटआउट की जांच की जा रही है। तो अब जांच हो रही है और FBI डायरेक्टर कैश पटेल की तरफ से भी इसको लेकर जानकारी दी गई है कि शूटआउट की जांच की जा रही है, हमलावरों को काबू में ले लिया गया है और सीक्रेट सर्विस के जवान साथ ही FBI भी मौके पर मौजूद। तो सवाल यह है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप को कौन मारना चाहता था? क्या कोई बाहरी दुश्मन था? अगर बात करें तो इस वक्त अमेरिका के जो संबंध है वो किसके साथ अच्छे नहीं चल रहा। ईरान की बात करें तो ईरान के तो खिलाफ लगातार जो युद्ध है वो इस वक्त अमेरिका लड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी सीज़फायर कभी भी फिर से हमला हो सकता है। इसके अलावा चीन के साथ भी कुछ खास संबंध नहीं है, भले ही डोनाल्ड ट्रंप अभी हाल ही में दौरे पर गए थे। इसके अलावा रूस, उत्तर कोरिया, क्यूबा और वेनेजुएला, क्या कोई बाहरी दुश्मन था जिसने हमला किया? बिल्कुल, अमेरिका में ही कितने दुश्मन हैं, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। चाहे ड्रग माफिया की बात हो, इलीगल इमिग्रेंट्स की बात हो, राजनीतिक विरोधियों का भी जिक्र किया जाता है और इस सूची में कट्टरपंथियों का नाम भी शामिल है। अब बड़ी बात आप समझिए, 2016 में नेवादा में ट्रंप की सुरक्षा में एक बड़ी चूक हुई। 2017 में ट्रंप को भेजे गए पार्सल में जहर होने की आशंका थी और 2024 में पेंसिल्वेनिया में ट्रंप पर कैंपेनिंग के दौरान गोलियां चलाई गई। बिल्कुल, इतना ही नहीं, ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का साजिश रचने का आरोप भी लगा है और कई बार लगा है। अश्विनी सिवात सर, जिस तरीके से आरोप लगते रहे हैं, इसी वजह से IRGC या ईरान कनेक्शन को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कोई कनेक्शन हो सकता है इस मामले में। लेकिन सर ये भी तो बात है कि 2024 में जब डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ था पेंसिल्वेनिया में, तब सिंपैथी उनकी तरफ शिफ्ट हो गई थी। अब जब मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं, उस दौरान इस तरीके की घटना बार बार आ रही है, तो सवाल खड़ा होता है क्या ये सिंपैथी वाली घटना हो सकती है? देखो, एक बात तो आपने ठीक बोले कि जो पेंसिल्वेनिया में हमला हुआ था उस समय डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट नहीं थे और वो इलेक्शन के अंदर लड़ रहे थे, तो ऑटोमेटिकली क्योंकि उस समय अगर उनके ऊपर फायरिंग होती है तो सिंपैथी आती है। मगर अब जब हैं वो प्रेसिडेंट हैं, सिक्योरिटी उनके हाथ में है, सीक्रेट सर्विस क्या कर रही थी, जैसे आपने बताया बड़ा हिल्टन जो होटल में भी वहाँ फायरिंग हुई और अभी भी जो फायरिंग होती गेट नंबर 17 में, तो ऐसा कह रहा कि क्या इसको सिंपैथी मिलेगी? बिल्कुल इसके ऊपर पिन पॉइंट नतीजा पहुंचना शायद मुझे लगता नहीं कि ठीक होगा। पर 4-5 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने बता रहे थे कि इसके अंदर हो कौन सकता है। हाँ, कहीं ना कहीं ईरान का भी कनेक्शन, नॉर्थ कोरिया का भी कनेक्शन, इंटरनल भी इलीगल माइग्रेशन बहुत है, जैसे आप बता रहे थे जब कि कासिम सुलेमानी के मानने। देखिए अश्विनी सर, ये क्या स्टेज था, क्या सिंपैथी के लिए था? ये सवाल इसलिए भी देखिए उठना लाजमी। अभी कुछ देर पहले पूर्णिमा नाजी इस वक्त हमारे साथ थी और वो रिपब्लिकन है जो कि नॉन मागा फैक्शन से आप बिलोंग करती हैं।
तो उनकी तरफ से भी सवाल उठाए, खैर कोई कंक्लूजन पर अभी नहीं थी वो, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया कुछ भी हो सकता है, लोन वुल्फ अटैक हो सकता है, कोई इंटरनल हो सकता है, और हो सकता है स्टेज्ड हो, क्योंकि हमेशा इसका फायदा ही पहुंचा डोनाल्ड ट्रंप को। देखो, स्टेज कहना तो शायद मुश्किल होगा, क्योंकि अगर ऐसा ऑपरेशन को स्टेज करता है तो वो ज़्यादा देर तक सीक्रेट नहीं रहता अमेरिका के अंदर, और मुझे लगता नहीं कि उसको दबा पाएंगे। मगर ये सच्चाई है कि उसके रीजन बहुत हैं, जैसे आपने बताया लोन वोल्फ है, इलीगल माइग्रेशन है, ड्रग्स वाले हैं, वेपन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर गन लॉज इतने लीनियंट हैं कि वहाँ पर दवाई खरीदना मुश्किल है, मगर गन किसी भी आप स्टोर से ले सकते हैं। तो ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगी। और ये मगर ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से डिसकंटेंटमेंट बढ़ रहा है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की जो खुद की छवि है उसके अंदर अगर आप देखें अप्रूवल रेटिंग बहुत ज़्यादा गिर गई है मिड टर्म के इलेक्शन नवंबर में। क्या ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये समय बताएगा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद। अब इसको जो एक सस्पेक्ट को दबोचा गया है उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। जो एक हिल्टन के होटल के अंदर जिसको दबोचा गया था उसका अभी तक ये नहीं पता चला इन्वेस्टिगेशन से उसका क्या मकसद था, वो क्यों आया था। बिल्कुल सर, बस यही पता चला था कि वो एक टीचर था, वो एक अध्यापक था और वो अमेरिका का ही रहने वाला था, बस इतनी जानकारी सामने आई थी। खैर एक बार फिर जी सर आपके पास उसमें हाँ सर करुणा, मगर उसका इरादा क्या था, क्यों उसने वो किया? क्योंकि अभी वो हुए इस इंसिडेंट को 1 महीने से ज्यादा हो गया कि उसको इन्वेस्टिगेट करके पब्लिक के सामने की भी क्या वजह है। बिल्कुल सर, और यही वो बातें हैं जो कई सारे डाउट्स यहां पर खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सर यहां बताना भी बहुत जरूरी है दर्शकों को, दरअसल ये जो फायरिंग हुई है वो गेट नंबर 17 के बाहर हुई है। ये फायरिंग व्हाइट हाउस के पेंसिल्वेनिया एवेन्यू के पास हुई। कहां पर है ये पूरा कैंपस, पूरा कंपाउंड एक बार आपको हम दिखाते हैं। यहां पर आप देखिए प्रगति, आप भी देखिए जरा, ये जो बिल्डिंग नजर आ रही है ये है व्हाइट हाउस की बिल्डिंग और ये है नॉर्थ लॉन। लेकिन इसके बिल्कुल यहां पर बगल में जाएंगे, ये वो स्पॉट है, ये वो जगह है जहां पर शूट आउट हुआ, पेंसिल्वेनिया एवेन्यू, यहां पर शूट आउट हुआ है। इसके अलावा वेस्ट विंग और इसके साथ साथ रोज गार्डन, और आप देखिए पूरे इलाके की अब यहां पर घेराबंदी कर ली गई है। और जिस वक्त ये शूट आउट हुआ, फायरिंग हुई, उस वक्त अंदर डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे। यानी सवाल यही है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ही टारगेट पर थे? क्योंकि करुणा, जब हिल्टन होटल के अंदर फायरिंग हुई थी उस दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप होटल में अंदर मौजूद थे। अब देखिए यहां शूट आउट हुआ है, ये वो स्थान है, लोकेशन है, पूरे इलाके की अब घेराबंदी कर ली गई है। वेस्ट विंग यहां पर, व्हाइट हाउस यहां पर और पेंसिल्वेनिया एवेन्यू यहां पर, एक एक जो आप लोकेशन स्थान देख रहे हैं ये बेहद और अगर यहां से दाखिल होते तो अप्रोच बहुत क्लोज था। बिल्कुल, क्योंकि गेट नंबर 17 पर ही हुआ है और ये नॉर्थ लॉन यहां पर है। यानी कि ये बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जहां सिक्योरिटी पहले से ही टाइट रहती है। वहां पर इस तरीके की घटना अगर होती है तो फिर सवाल खड़े होते हैं। हम अपने मेहमान से इसी को लेकर सवाल करें उससे पहले एक बड़ी जानकारी, व्हाइट हाउस के बाहर अब जांच की जा रही है। सीक्रेट सर्विस की टीम वहां पर मौजूद है और शूटआउट से जुड़े सबूत जुटाए जा रहे हैं। ये मैप के जरिए हमने आपको दिखाया वो कौन सी स्थान है, वो कौन सी जगह है जहां पर शूटआउट हुआ है। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जब व्हाइट हाउस के अंदर रिपोर्टर मौजूद थे, अचानक से शूटआउट होने के बाद दहशत में आ गए। व्हाइट हाउस के बाहर अब घेराबंदी की गई है, जांच जारी है, सीक्रेट सर्विस की टीम मौके पर मौजूद है और शूटआउट से जुड़े सबूत भी जुटाए जा रहे हैं कि आखिर हुआ क्या था, इस हमलावर का, इन दोनों हमलावरों का क्या मकसद था। भरत बराई सर, जिस तरीके से अब व्हाइट हाउस के बाहर घेराबंदी की गई है, सवाल उठ रहे हैं सुरक्षा को लेकर। ये कोई सामान्य जगह नहीं है, व्हाइट हाउस की हम बात कर रहे हैं सर, जहां पर सुरक्षा पहले से ही इतनी कड़ी रहती है। वहां पर हमलावर घुस जाते हैं हथियारों से लैस और किसी को पता भी नहीं चलता। ठीक वैसा ही हिल्टन होटल में भी हुआ था सर। नहीं, मैं आपको बताऊं जी, अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है। वहाँ पेंसिल्वेनिया एवेन्यू पर हर कोई आदमी जा सकता है। हाँ, अभी उन्होंने पेंसिल्वेनिया एवेन्यू पर ट्रैफिक बंद कर दिया है, आप अपनी कार या मोटरसाइकिल नहीं ले जा सकते। लेकिन अगर आपको पैदल चलना है तो आप पेंसिल्वेनिया ऊपर कोई भी आदमी जा सकता है। तो जो गेट नंबर 17 है वो तो पहला गेट है, उसके बाद काफ़ी सुरक्षा होती है। हाँ, ऐसा लगता है कि वो वहाँ पहुँच जाएगा, नहीं, इतना आसान नहीं है। उनमें 3 से 4 ज़्यादा
लेयर होंगे, और अगर व्हाइट हाउस में एंटर करना है किसी को तो वहां भी सुरक्षा होती है। उनका आइडेंटिफिकेशन चेक किया जाता है, उनको आमंत्रण था तो वो भी चेक किया करता है। तो लोग ऐसा सोचते हैं कि हाँ, हम व्हाइट हाउस के गेट पर पहुंच गए तो हम प्रेसिडेंट ट्रंप को पहुंच जाएंगे। उनको कुछ मालूम नहीं है कि वो वास्तविकता क्या है। लेकिन वहां पेंसिल्वेनिया एवेन्यू तो सब लोग चलते हैं, हर रोज चलते हैं। जी बिल्कुल। तो यह आपकी तरफ से बताया जा रहा है कि जो पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है, दरअसल यहां पर जो आम लोग हैं वो आराम से आ जा सकते हैं, लेकिन वहां से अंदर यह हमलावर जाना चाह रहे थे और इस दौरान फायरिंग की गई। मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव भी इस वक्त हमारे साथ हैं। अश्विनी श्रीवास्तव, अगर मानकर चले, फिलहाल अभी ये पूरी जानकारी आनी बाकी, क्योंकि ईरान को लेकर कोई बहुत बड़ा फैसला हो सकता था। कल ही ईरान की तरफ से कहा गया कि फिलहाल अभी हम संवर्धित यूरेनियम को लेकर कोई बात नहीं करेंगे, और यह कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप हमला करने का मन पूरी तरह से बना चुके हैं। तो अगर इससे ईरान का कनेक्शन होगा इस हमले का, तो आप फिर आगे क्या देखते हैं? हाँ देखो, एक बात तो है कि पहले तो ये समझते करूँ ना कि जब ये कोई सोचता है कि पेंसिल्वेनिया एवेन्यू के पास पहुंच गया तो कि वो व्हाइट हाउस के अंदर दाखिल हो सकता था, जैसे बताया बिल्कुल वर्ष साहब ने कि ऐसा नहीं है। मल्टी लेयर्ड डिफेंस होती है, ये सीक्रेट सर्विस ये पहला है, और क्योंकि वहां पर डेमोक्रेसी है तो वहां पर लोग जा सकते हैं, मगर इसका कतई मतलब नहीं है कि वो व्हाइट हाउस के अंदर एंटर कर सकता। उसके बाद बहुत बड़ी चेकिंग है। हाँ, ये सच्चाई है, हुआ बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, ईरान को लेकर इस एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं पूरी माफी के साथ। देखिए, ईरान यूएस डील पर न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। ईरान यूरेनियम देने के लिए तैयार है, न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से। आप देखिए, 24 घंटे पहले ईरान का वो बयान दिखाया था जहां उसने बोला था अभी फिलहाल हम कोई बात नहीं करने वाले संवर्धित यूरेनियम पर, भूल जाइए। लेकिन अब न्यूयॉर्क टाइम्स का यह दावा कि ईरान यूरेनियम देने के लिए तैयार है, संवर्धित यूरेनियम देने को तैयार है। ईरान के पास 450 किलो संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। अश्विनी श्रीवास्तव, कल तक तो यह खबर थी कि ईरान तो इस पर बात नहीं करना चाहता, और अब यह खबर आ रही है कि ईरान तैयार हो गया है। अगर वाकई में ऐसा है तो ये कितनी बड़ी खबर है? बहुत बड़ी खबर है, और यही एक स्टिकिंग पॉइंट था अमेरिका और ईरान के बीच में कि जो एनरिच यूरेनियम है उसको देने के लिए तैयार नहीं था ईरान। मगर ये बैक चैनल डिप्लोमेसी बहुत जोरों से चली होती करूँ ना, और क्योंकि अगर ये लड़ाई होती तो ये किसी के पक्ष में नहीं थी। अमेरिका लड़ाई नहीं चाहता, ईरान लड़ाई नहीं चाहता, अगर कोई लड़ाई चाहता तो इजराइल था, वो उसका कोई मतलब नहीं था। इसलिए ईरान और इजराइल के बीच के अंदर जो बातचीत थी वो तो कभी हुई नहीं। जो अमेरिका और ईरान के बीच में बैक चैनल डिप्लोमेसी थी वो कल ही आ रहा था कि कहीं ना कहीं ईरान वो इस पॉइंट के लिए एग्री कर रहा है कि वहाँ पर जो भी इनरिच यूरेनियम है वो थर्ड कंट्री में जिया जा सकता है, और आने वाले टाइम में मॉरेटोरियम लगेगा। ये बातचीत का कल नतीजा ऐसा लग रहा था, मगर ये सच्चाई है कि ईरान को भी काफ़ी कुछ मिलेगा। उसके जितने भी उसके एसेट्स थे वो डी फ्रीज होंगे, उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन थी वो काफ़ी हद तक हटेंगी, और उसके साथ साथ कि गारंटी दी जाएगी ईरान को कि ऐसा हमला नहीं होगा। ये सुनने में कल आया था कि ये बैक चैनल डिप्लोमेसी चला हुआ था, उसके अंदर आप देखें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व था, इजिप्ट भी है, टर्की भी है, और कहीं ना कहीं सऊदी भी उसमें, कतार भी थे। तो मुझे लगता है एक अच्छी पहल है। अगर इस चीज़ को ईरान मान जाता है कि वो एनरिच यूरेनियम देने के लिए तैयार है तो कहीं ना कहीं बातचीत से कोई समझौता हो सकता है, क्योंकि अगर ये लड़ाई होती तो इसका ये सोचना कि अमेरिका अगर हमला करता ईरान पे कि ईरान कमजोर है वो बहुत बड़ी गलती, क्योंकि ईरान पलटवार करता, और ये जितनी भी मिलिट्री बेसिस हैं इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज में उनके ऊपर हमला होता, उनके एनर्जी सेक्टर पे, उनके टूरिज्म पे, उनके जो डिसैलिनेशन पॉइंट और बब अलमंदेब है उसको भी बंद कर देते। बिल्कुल तो सर, इतना और आसान नहीं होता। हो रहे हैं कि आखिर वो ईरान जो बिल्कुल भी इस मुद्दे पर झुकने को राजी नहीं था, तैयार नहीं था, अब उसकी तरफ से बड़ा कदम उठाया जा रहा है, तो इसके मायने क्या है? सर लौटेंगे आपके पास। एक और बड़ी खबर है, डोनाल्ड ट्रंप ने 9 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात की है। सऊदी, कतर, यूएई के राष्ट्राध्यक्षों को कॉल किया गया है। तुर्की, बहरीन, मिस्र, जॉर्डन से भी बात की गई है। ईरान के मुद्दे पर बातचीत हुई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ईरान अब तैयार हो गया है? इस कार्यक्रम को लेकर लगातार बात की जा रही थी, लेकिन यूरेनियम, संवर्धित यूरेनियम सौंपने को राजी है ईरान।
इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की 9 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात हुई है। और देखिए एक और बड़ी खबर, कल वैंस कुशनर कालीबाफ में बातचीत हुई है, तो ये बहुत बड़ी खबर है। कल जेडी वैंस, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जैरेड कुशनर, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के दामाद, और कालीबाफ, बाकिर कालीबाफ, जो कि अमेरिकी संसद के स्पीकर, इन सब के बीच में बातचीत हुई है। तो क्या इसी के बाद ईरान तैयार हुआ? शांति समझौते के मसौदे को मंजूरी दे दी गई है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। मसौदा अंतिम मंजूरी के लिए ट्रंप और मुस्तफा के पास पहुंच चुका है। द वॉशिंगटन टाइम्स के हवाले से बहुत बड़ी खबर, यानी कि अब बस किसी भी वक्त दोनों देशों के बीच डील को लेकर, समझौते को लेकर औपचारिक ऐलान हो सकता है। क्या ये माने? और ईरान ने अमेरिका को प्रस्ताव दिया है। ईरान ने 2 चरण वाला प्रस्ताव दिया है, जहां 2 फेजेस में समझौते आगे बढ़ेगा, समझौते को आगे बढ़ाया जाएगा। परमाणु कार्यक्रम पर ईरान समझौते को तैयार हो गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। परमाणु कार्यक्रम, जिस मुद्दे पर ईरान अडिग था, इस समझौते को लेकर अब तैयार हो गया है। भरत सर, ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ये वही ऑब्जेक्टिव था अमेरिका का जिसकी वजह से युद्ध की शुरुआत हुई थी। ये वही मुद्दा है जिसको लेकर ईरान झुकने को तैयार नहीं था। अब अगर इस पर बात बनती है, सहमति होती है, तो क्या फिर इस युद्ध की आग, जो कहा जा रहा था कि इसकी आग और बढ़ सकती है, फिर परिणाम बहुत घातक होंगे, अब वो सब रुक जाएगा, थम जाएगा, शांति होगी? हाँ, अच्छी बात है, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा था लड़ाई में कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बना देने चाहिए, और अगर ईरान और राजी हो गया है तो उसके काफ़ी नतीजे हो सकते थे। वो रशिया को दे सकता था अपना एनरिच यूरेनियम, या उसको डाइल्यूट कर सकता था और उसको अमेरिका को दे सकता था। तो उसमें कैसा समझौता हुआ है वो तो मुझे मालूम नहीं है। जो न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट करते हैं, जो वॉशिंगटन पोस्ट रिपोर्ट करते हैं, तो अच्छी बात है। वो बड़ा एक प्रॉब्लम था और ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा तो सारे विश्व को फायदा होगा, ईरान को भी फायदा होगा, क्योंकि ईरान भी ये युद्ध में काफ़ी तबाह हो गया है। ईरान के समुद्र नाकाबंदी से उसका 90% जो ट्रेडिंग हुआ था वो दरिया से हुआ था, तो उसको भी काफ़ी फायदा मिलेगा। उसके ऊपर जो सैंक्शन थे वो भी उठाए जाएंगे। अपना तेल और गैस जो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता था वो भी कर सकता है। तो सबके लोगों को, ईरान के लोगों को, यानी भरत बराई सर, ना सिर्फ फायदा इस डील का ईरान को होगा, बल्कि साथ ही साथ पूरी दुनिया, जो एक बड़े ऊर्जा संकट की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है कि अगर वाकई में ऐसा हो रहा है तो। एक और बड़ी खबर, ईरान पर कुछ देर बाद बड़े फैसले की उम्मीद है। अमेरिका ईरान के बीच समझौता करीब करीब तय है। समझौते को अंतिम रूप देना बस बाकी है। होर्मुज स्ट्रेट को खोलने पर अमेरिका सहमत हो गया, ब्लॉकेड खोल देगा। ये बहुत बड़ी खबर, ना सिर्फ ईरान के लिहाज से, मिडिल ईस्ट के लिहाज से, पूरी दुनिया के लिए राहत लेकर आने वाली है ये खबर। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, समझौते की घोषणा बहुत जल्द। देखिए आप, डोनाल्ड ट्रंप ने बोल भी दिया है, सोशल मीडिया ट्रूथ पर कह भी दिया है कि समझौते की घोषणा बहुत जल्द करने वाले हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का नक्शा पोस्ट किया है। एक और बड़ी जानकारी, ईरानी नक्शे में अमेरिकी झंडे की तस्वीर है, वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये वही पोस्ट है। इस पोस्ट पर डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा यूनाइटेड स्टेट ऑफ मिडिल ईस्ट। अब देखिए, यहाँ अमेरिकी झंडे की तस्वीर ईरान के नक्शे पर नजर आ रही है। क्या दर्शाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई है? क्या एक और बड़ी चेतावनी के रूप में इसे देखा जा सकता है? ट्रूथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और ये पोस्ट, जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। तो ट्रंप ने ट्रूथ सोशल के जरिए ईरान को मैसेज देने की कोशिश की, तो ईरान ने भी अमेरिका को संदेश दिया। ईरान की तरफ से भी ऐसा ही एक पोस्ट शेयर किया गया, और यह पोस्ट जिम्बाब्वे में ईरानी एम्बेसी ने शेयर किया। इसमें अमेरिकी जो मैप है, मानचित्र, वहां ईरानी झंडा दिखाया गया। यानी ट्रंप ने ईरानी मानचित्र में अमेरिकी झंडा लगाया, तो ईरान ने अमेरिका के मैप पर ईरानी झंडा लगाकर पोस्ट किया। और अश्विनी श्रीवास्तव भी हमारे साथ है। अश्विनी श्रीवास्तव, एक दूसरे को धमकियां दी गई, लेकिन सबसे बड़ा घटनाक्रम मुझे यह लग रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि बहुत जल्द समझौते को लेकर घोषणा होने वाली है। यह दुनिया के लिए कितनी बड़ी राहत लाने वाली है। और साथ साथ आप इस पर भी कमेंट करिए, ये जो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं।
हाँ बिल्कुल, पहले तो ये सच्चाई है, करुणा अगर ये डील हो जाती है तो पूरे वर्ल्ड के लिए एक प्रकार से बहुत ही अच्छी न्यूज है, क्योंकि फूड फ्यूल फर्टिलाइजर के दाम बहुत बढ़ रहे थे। बिल्कुल। और जैसे वो भरत साहब ने बताया था कि इस में गेम चेंजर क्या हुआ है कि जो नेवल ब्लॉकेड अमेरिका ने लगाया था वो बहुत इफेक्टिव था ईरान के ऊपर भी। ईरान का जो 90% जो ऑयल एक्सपोर्ट होता है खर्ग आइलैंड से वो बंद हो गया था और ज्यादातर उसमें चीन पे जाता है। तो ये सच्चाई है, ईरान भी बहुत प्रेशर में था, उसकी इकोनॉमी डगमगा रही थी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो चुका था, वो भी चाहता कोई बातचीत से नतीजा निकले। और ये बैक चैनल डिप्लोमेसी बहुत जोरों से चली हुई थी लास्ट करीब 10 से 15 दिन में, और ऐसा लग रहा था कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लड़ाई बिल्कुल नहीं चाहते। उनको पता है कि पिछली बार वो दलदल में फंस गए थे, बड़ी मुश्किल से निकले थे। अगर अब हमला बिल्कुल होता शिवाज सर, और तो डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबत में फंसते भी नजर आ रहे थे। दबाव मिडिल ईस्ट से था, दबाव अमेरिकी संसद से था, यानी कुल मिलाकर हर तरफ से दबाव था कि जल्द से जल्द इस युद्ध को खत्म करना है। अभी के लिए आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए।